तो अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से, मतलब इसमें कुछ आगे मजीद इन डेप्थ जाना है या बस इतना ही ठीक है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है डेप्थली कवर की हैं मैंने, मगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई फीडबैक मिलता है तो वो टॉपिक कवर करेंगे। मुझे तो खैर काफ़ी प्रेशर है इस बात पे कि मतलब सेशन जो है ना कंप्लीट करूं मैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक्स हैं वो फैलते जा रहे हैं। और मेरी जो असल में पढ़ाई खुद की होती है तो वो यही इसी बेस पे रहती है कि मतलब जितना इन डेप्थ जा सकूं, जितना चीज़ें समझ सकूं, उतना बेहतर है। मगर ऑब्वियसली आप लोगों की इंगेजमेंट जो है एक कमिटमेंट है। ऑब्वियसली यूट्यूब पे हमारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मगर जो लाइव सेशन, कम से कम मुझे जो है लाइव सेशन लेने का मज़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है रिकॉर्डिंग से। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बस फिर डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग भी देखने का मौका नहीं मिलता। तो जो लोग समझते हैं कि जी हम रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे, मगर वो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाते। चलें हम फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज भी माशाल्लाह काफ़ी टॉपिक हैं जो कि हमें कवर करने हैं। एक दफ़ा बस क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैनेजमेंट क्वालिटी थी, बिजनेस मॉडल था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंडस्ट्री एनालिसिस। अब जो है हमें कॉर्पोरेट कल्चर पढ़ना है आज, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर रिस्क असेसमेंट जो है किस तरह से की जा सकती है, ये क्या इसमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ हमें जो है आज इसको कवर करना है। पहली क्लास जो सेशन 2 था उसमें हमने इंडस्ट्री एनालिसिस तक देख लिया, तो काफ़ी डिटेल में देखा था। इसके यूट्यूब पे लिंक्स भी हैं, जो दोस्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तो उनके लिए जो है पुराने लिंक्स अवेलेबल हैं, वो मज़ीद डिटेल में जो है ना वो देख सकते हैं। आज ये जो टॉपिक है ये तो कवर करने हैं, फिर इसके बाद जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, और मेरी कोशिश होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से डिस्कस की जाए जिस तरह से एक नॉन फाइनेंस इन्वेस्टर जो है वो देखना चाहेगा और उसको समझना चाहेगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हम उस तरफ कंसंट्रेट करें। तो लेट्स सी द कॉर्पोरेट कल्चर। अगर मेरा पेज ज़्यादा हो तो बताइएगा। वैसे असल में इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है इन स्लाइड्स के थ्रू, और हो सकता है कि फ़ौरन जो है ना पढ़ने में आए और ना चीज़ बहुत मैं कोशिश करूँगा आसान करने की, मगर ये कि बाद दफ़ा होता है चीज़ फ़ौरन समझ में नहीं आती। तो मगर आपके पास जब रिकॉर्डिंग होगी तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हैं, वो पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है, तो बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना, बेसिकली ये आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कंपनी की पर्सनैलिटी क्या है। तो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली वैल्यू, बिलीव्स, बिहेवियर जो एम्प्लॉयज़ का है, जो इंटरेक्शन है एम्प्लॉयज़ की कस्टमर के साथ, तो ये ओवरऑल मिलाकर जो है ना ये कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो बनता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटेंजिबल है, ये एक एसेट। मगर अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर बहुत अच्छा है तो उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई लेवल की होगी, उसके एम्प्लॉयज जो है उससे एसोसिएट रहेंगे, उनकी लॉयल्टी जो है रहेगी। तो इन इन टर्म्स ऑफ मतलब इंटेंजिबल एसेट, ये बहुत बड़ा एक सरमाया है किसी भी कंपनी के लिए, कि उसका एक बेहतरीन कॉर्पोरेट कल्चर है। और डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। और बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी कि लोग आते हैं और चले आते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर लोग जो है 20-20 साल, 35-35 साल भी काम करते हैं। और मतलब ऐसी कंपनियां भी हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के हवाले से, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना वो प्रोवाइड करना होता है। कंपनी में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और ये सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली अगर इसको समराइज किया जाए सिर्फ एक लाइन के अंदर, और मैंने पहले भी जो पॉइंट्स थे उसमें भी समराइज किया था, तो ये हार्ट बीट ऑफ अ कंपनी है। यानी इतना इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट कल्चर का, अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर का होना।
अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एरियाज हैं जो कि फोकस कर सकते हैं। मिशन, विजन, वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब हर पॉइंट जो है डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ, ज़रा सा स्पीड हमें तेज चलानी पड़ेगी ताकि टॉपिक्स बेहतर तरीके से कवर हो। आज खाली 1 घंटे का सेशन है। तो बेसिकली अलाइनमेंट क्या है कंपनी मिशन और विजन के हवाले से, किस तरह से एम्प्लॉयज उसको समझते हैं और किस तरह से उसको फॉलो करते हैं और किस तरह से अपने एक्शंस के थ्रू जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। तो फिर लीडरशिप बिहेवियर जो है कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। जो सीनियर लीडर है, क्या जो वो विजन विशन दिया है उन्होंने, क्या वो उसको कैरी करते हैं, क्या वो एम्बॉडी करते हैं कंपनी की वैल्यूज को, या वो खाली आए और मतलब मजे लेकर चले जाएंगे, बोनसेस लेकर चले जाएंगे। तो ये मतलब जो एक कैरियर प्रोफेशनल्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत मतलब चीज़ें मायने रखती हैं और वो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है, ये वर्क एनवायरनमेंट जो भी है आपका, उसके अंदर जो है मतलब बेसिकली ये जितने भी सर्विस वगैरह हो रहे होते हैं, जो आपको वैसे सोशल मीडिया से भी पता चल रहा होता है, एम्प्लॉयज़ के फीडबैक्स, एक कंपनी जिसमें लोग ठहर ही नहीं रहे, तो जाहिर बात है उसका कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और मोस्ट लाइकली ये कॉर्पोरेट कल्चर ही होगा जिसकी वजह से जो है ना एम्प्लॉय ठहरते नहीं है। फिर कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है। तो मतलब ठहरने से मुराद ये देखिए, इसमें एक तो ये चीज है ना कि लो सैलरी है, पे स्केल नहीं है, मगर कुछ कंपनीज में पे स्केल भी अच्छा होता है और स्टैंडर्ड का होता है, मगर ह्यूमिलेटिंग फैक्टर होता है जो लीडरशिप है उसका, मतलब वो एज अ डोंकी, अल्लाह माफ करे, ट्रीट करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर ही के अंदर आती है। और क्या ट्रांसपेरेंसी है कंपनी की, उनकी जो कमिटमेंट है, क्या वो वाकई ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट है। इनोवेशन है, कितनी रिस्क टेकिंग है, एक एक चीज़ को आपकी मतलब क्या कंपनी जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है और नई इनोवेशन टाइमली कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर वो आउटडेटेड होती जा रही है, और हो सकता है उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो एक डेकेड के बाद जो है बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाए। तो हम देखेंगे आगे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और भी। और ऑब्वियसली कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर की जो आपने कमिटमेंट की है कंपनी ने, वो बहुत जरूरी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बाकी उसके अंदर भी जो है यही पॉइंट मैंने बार बार इसमें रिपीट भी करा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी इन दी एंड कस्टमर ही ने खरीदनी है ना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट जो है नहीं चलेगी, अनलेस कि यू आर द ओनली कंपनी टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज। तो मगर उसमें फिर वही बात है कि जो न्यू इंटरेंट है उनके लिए बहुत आसानी है मतलब उस एरिया में एंटर होने का, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आपका कंपटीशन बहुत जल्दी आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन और इंक्लूजन, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट कल्चर में ये भी बहुत आजकल बहुत मायने रखता है कि मैन वुमेन का तनासुब रेशियो जो है वो हो। फिर जो स्पेशल अफराद हैं, हैंडीकैप हैं, उनको भी मतलब रिस्पेक्ट देनी है कंपनी को। ये सारे मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में। तो एज अ जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जस्ट गो थ्रू कर रहे होते हैं कंपनी की कि किस तरह से उसकी पॉलिसी है। मगर क्योंकि टॉपिक को जो है पूरा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को डिलीवर कर दूं क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के वक्त आपके काम डायरेक्टली ना आए, मगर आपको पता होगा तो हो सकता है कि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो और मतलब बाकी चीज़ों पे जो है ना वो चीज़ कर रही हो। तो हो सकता है डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, मगर इनडायरेक्टली वो जो है किसी न किसी चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा होगा। एथिकल कंडक्ट है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बहुत चल रहा है यहाँ पर भी, सऊदी अरब में भी और बाकी वर्ल्ड के अंदर भी, कि सोशली जो है सारी कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जो हीट इमिशन है और बाकी सारी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रही है नहीं कंपनी। तो वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ इसमें कल्चर होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये एडोक्रेसी का जो है ना
एडोक्रेसी का एक कल्चर होता है। इसमें बेसिकली ये मतलब कल्चर जो है वैसे तो बहुत डिटेल है मेरे पास इसके अंदर, मगर मैं कोशिश करूंगा कि लिमिट करूं। तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबल, एडॉप्टेबल, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग कल्चर होता है। और नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं, गूगल है, और खैर वो अब स्टार्टअप नहीं रही है, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये सब एडोक्रेसी के जो ना कल्चर को फॉलो करते हैं। ये सूट करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, यानी जहाँ पर कंटिन्यूस इनोवेशन और चेंज हो रहा हो इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर ये जो है ना एडोक्रेसी का कल्चर जो है इम्पोर्टेंट लगता है। तो ओवरऑल एडोक्रेसी कल्चर are well suited for companies that need highly adaptable, innovative, responsible change. तो अगर हम किसी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो कौन सा कल्चर फॉलो करी। एक क्लान कल्चर है, ये नॉर्मली हर जगह ही है, सऊदी अरब में भी है, और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज्यादा है, टेक्सटाइल के हवाले से बहुत ज्यादा है कि एक मतलब फैमिली लाइक, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो है ना, ये जितने भी हैं ज्यादातर वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको फॉलो कर रही होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करेगी। तो बेसिकली इसके अंदर जो है ना एम्प्लॉय की लॉयल्टी और कमिटमेंट जो है ना उसको फोकस किया जा रहा होता है, और उसी के हिसाब से उनको जो है नवाजा भी जा रहा होता है। मतलब अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो तो इसके अंदर मुख्तलिफ वीकनेसेस भी हैं कि मतलब आप इतने आसानी से चेंज नहीं ला सकते। अच्छा, इसका ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल क्लान कल्चर कैन बी हाईली इफेक्टिव इन फोस्टरिंग द पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि एक मतलब फैमिली लाइक चल रहा होता है ना सारा सिलसिला, हर बंदा एक फैमिली की तरह जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, however, it's important to balance the emphasis on the relationship and teamwork with the objectivity and efficiency। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है कि आप कंपनी किस बात पे स्टैंड कर रही है क्या, तो वो और उसकी एफिशिएंसी वो इससे हर्ट नहीं होना चाहिए। कि इन एनवायरनमेंट में जो है ना मतलब जो फिगर्स होती हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हाईली रिस्पेक्टेड होते हैं, और मतलब उनको उस तरह से जो है ना देखा जाता है। अच्छा, आगे चले जाते हैं। ग्रुप कल्चर जो है, ग्रुप कल्चर जो है मुख्तलिफ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होता है, और ये बेसिकली टीम ओरिएंटेड कल्चर है, कोलैबोरेटिव कल्चर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मुख्तलिफ कल्चर मिक्स जो है ना वो हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको क्लियरली एक फिगर, एक वो चीज नजर आए कि ये कंपनी यही कल्चर फॉलो करेगी। मुख्तलिफ कल्चर्स, कहीं से भी कोई चीज अच्छी आई, वो बुरी आई, जो भी है उन्होंने अडॉप्ट की भी है। और मेनली जो है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस तरह से जो है ना एम्प्लॉयज को कैरी कर रही है, और वो सारी चीजें। तो इसमें वही कि ग्रुप जो है ना उसके अंदर टीम वर्क, कोलैबोरेशन वगैरह के ऊपर जो है ना फोकस हो रहा होता है। और इसके अंदर बेसिकली वही है कि आपकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग जो एफिशिएंसी है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ता है। फिर हायरार्की कल्चर है, ये जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज कॉर्पोरेशन, ये वो है जितना ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड। जी मेरा प्रोटोकॉल है कि जी मैं असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट कर, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को करेगा, फिर वो सीनियर मैनेजर को करेगा, वीपी को करे। तो इस तरह से जो है ना ये वो कल्चर है, हायरार्की कल्चर। और इसमें मतलब इफेक्टिवनेस तो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी कंट्रोल्ड चीजें चल रही होती है, मगर अगेन वही है कि फिर जो चेंजेस है, रैपिड चेंजेस जो है नहीं हो पाती। तो और इनोवेशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि एक कंट्रोल्ड चीजें चल रही होती हैं। तो कोई मतलब उनकी जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयज की, वो मतलब ऐसा नहीं है कि ओपन कल्चर है कि जी अगर आपने डायरेक्ट वीपी को जो है प्रेजेंटेशन दे दी, तो ये मतलब है इस सिलसिला इसके अंदर। फिर एक मार्केट कल्चर होता है, मार्केट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो उसके अंदर अडॉप्ट करी होती है। तो ओवरऑल जो मार्केट कल्चर है हाईली इफेक्टिव ड्राइविंग द परफॉर्मेंस एंड अचीविंग रिजल्ट्स। और फिर जो है इसके अंदर बैलेंस जो है ना वो हमें कंपटीशन और एथिकल बिहेवियर और एम्प्लॉय वेलबींग, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत से कल्चर होते हैं। इनोवेटिव कल्चर है, इसके अंदर कस्टमर सेंट्रिक कल्चर है, एथिकल कल्चर है, रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर है, एंटरप्रेन्योरल कल्चर है। तो ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, स्लाइड्स में आपको मिल जाएगी। तो
उसके हवाले से भी कवर कर लेंगे, मजीद इस पर टाइम नहीं लगाते। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर जो पूरा उसके अंदर रेगुलेशन हैं। इसके अलावा और बहुत से जो सेंसिटिव मतलब बिजनेसेस हैं वहाँ पर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मतलब ये आपको देखना है कि आपकी जो कंपनी जो आपने सेलेक्ट की है अपनी, जिसके ऊपर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मीट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, और ये बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस जो है ना वो कहलाता है। क्या किए क्या हो सकते हैं कि भाई आप की जो कंपनी आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस, जनरल बिजनेस रेगुलेशंस और इंटरनेशनल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, और कितना कंप्लाई करती है, मतलब उसमें गैप तो नहीं है। अच्छा, और अगर कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस के इशू है तो क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है या कंप्लायंस कॉस्ट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो है वो डायरेक्टली काम कर रही हो और कंप्लायंस में हो, मगर आफ्टर सम टाइम जो है ना कुछ ऐसी लॉज चेंज हो कंट्री के या इंटरनेशनल कुछ लॉज चेंज हो, तो जिससे जो है कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि ऐसी कंपनीज जो सऊदी अरब में हैं और यूएस के अंदर हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इवन पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं जो कि यूएस के अंदर लिस्टेड हैं, तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट आया था तो उसकी वजह से पाकिस्तान की कंपनीज में भी इम्पैक्ट आया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर आप लोगों को पता है क्या स्टोरी हुई थी, कहाँ पेनल्टी लगी थी, क्या हुआ था, और कौन से एग्जीक्यूटिव उसके अंदर इन्वॉल्व थे। फिर ये कि मॉनिटरिंग जो है, क्या जो भी रेगुलेटरी चेंजेस है तो ये आपको वॉच रखना पड़ता है कंपनीज का, जो स्पेशली जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उसके ऊपर आपको वॉच रखना पड़ता है। कभी कभी जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। अब जैसे एनर्जी की कंपनीज हैं, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, आगे जाकर जो है पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाती है और वो कहती है कि शट डाउन करो, तो फिर वो सारी चीज़ें आती है ना, मतलब वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, और उसके हिसाब से जो है ना फिर आपको शेयर प्राइस के ऊपर जो है डिस्काउंट करना है कि कितने में अगर ये चीज़ शेयर लिया जाए कि मैं ये सारे रिस्क जो है उसके अंदर मिटिगेट कर पाऊँ। तो इसी तरह से मतलब वही है कि रिस्क असेसमेंट आपकी क्या है, आगे एक रिस्क असेसमेंट का टॉपिक भी है। अच्छा, कभी कभी जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से कि भाई बिलफर्ज जो है यूएस ने जो है कभी छूट दे दी, या ये समझ लें कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आजकल बहुत पॉपुलर है, तो मैं बता देता हूँ कि जी ईवी के ऊपर जो है, जो चाइना से ईवी इंपोर्ट हो रही थी तो उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है बाइडेन गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टेस्ला को जो है ना उसका फायदा हुआ है। और इसके अलावा भी और इस तरह से जो है ना गवर्नमेंट करती रहती है कि वो अपने जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको इंसेंटिव देने के लिए जो है ना मुख्तलिफ लॉज एंड रेगुलेशन लाती है उनको सिक्योर करने के लिए। तो पाकिस्तान में भी इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी भी बनती है बाज़ दफ़ा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इंगेजमेंट वगैरह रेगुलेशंस के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अच्छा, क्या हो सकता है अगर आप जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, अगर मतलब जो आपकी लॉज एंड रेगुलेशन है जो कंट्री के और इंटरनेशनल अगर वो नहीं करते तो फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगती है। हमने देखा है बहुत से बैंक के अंदर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगते हुए उनके एटीएम नहीं चल रहे, उनकी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं चल रही। तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डाउन होती हैं या उनकी जो और दूसरी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज अगर वो नहीं होती तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। इसी तरह से और भी इश्यूज होते हैं। हमने देखा है कि किसी ने ज़कात जो जेड का है यहाँ पर ज़कात और टैक्सेशन अथॉरिटी है सऊदी अरब में, उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है पेनल्टी मारी है लोगों के ऊपर कि भाई कंपनीज के ऊपर आई मीन कि उन्होंने प्रॉपरली जो है ना उसको टैक्सेशन जो है पूरी नहीं की है।
तो ये सारी फिर रेपुटेशन जो है ना डैमेज होता है कि भाई ये कंपनी तो कंप्लाइंस ही नहीं करती, इस कंपनी में इतनी पेनल्टियां लगती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो है पैसा वो लॉस हो जाए या कुछ हो जाए। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक कंपनी ऑब्वियसली सऊदी अरब में नहीं है, मगर एक कंपनी जो है कंटिन्यूस अगर उसके वर्कर स्ट्राइक्स पे हैं तो फिर वो भी एक ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन पैदा करता है। तो वो ये सारी चीज़ें एज अ मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको देखनी चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज़ बंदा नहीं देख सकता, मगर जितनी आप इसके अंदर कवर कर सके, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, इसमें आप प्लस माइनस करते जाएं। और जितना आपका विजन खुलेगा उतना जो है ना आप बेहतर तौर पर जो है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को जो है ना एनालाइज कर सकेंगे और उसके हिसाब से जो है ना डिसीजन ले सकेंगे टाइमली। तो कोई कंपनी अच्छी नहीं है, कोई कंपनी बुरी नहीं है। वक्त के साथ साथ जो है सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट भी आती है और तनज़्ज़ुली भी आती है, डाउनफॉल भी आता है। तो हमें जो है ना हर तरफ से जो है ना रेडी होना है। तो ये असल मकसद है इन सारे टॉपिक्स का डिस्कस करने का। ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, मगर जब आप इसको समझना शुरू करेंगे तो फिर आपकी जो एनालिसिस होगी वो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना कवर होना शुरू हो जाएगी। और लॉस ऑफ लाइसेंसेज है, परमिट है। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है, बैंकिंग को लाइसेंस मिला हुआ है, अगर कंटिन्यूस पेनल्टी लग रही है, कंटिन्यूस जो है वो कंप्लायंस के अगेंस्ट है, तो फिर उनके लाइसेंस भी लॉस हो जाते हैं। तो ये भी है। रिस्क असेसमेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा अगेन क्रूशियल कंपोनेंट है। और रिस्क जो है ना आपको देखना है कि जो कंपनी की जो ऑपरेशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रेपुटेशन, उनके ऊपर जो है बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर आपने जो जितने भी रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई नहीं किए, क्या क्या हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क होता है, इकोनॉमिक रिस्क होता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मार्केट रिस्क में जो है आपकी कस्टमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट से रिलेटेड हो गया। टेक्नोलॉजी में आप ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बिलफर्ज मेरा भाई, उसने बहुत अच्छा किया, उसने बताया कि यार ये बैंक है, देखो जितने भी बैंक्स हैं अब ज्यादातर जब ओटीपी आता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना ओटीपी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो है ना वो जो मैसेज आ रहा होता है उससे ओटीपी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। मगर एक बैंक उसने आइडेंटिफाई किया, उसने कहा कि यार इसमें तो टाइप करना पड़ता है ओटीपी। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। मतलब एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा जो है ना टेक्नोलॉजीज वाइज जो है ना कुछ कंपनीज, मैं यूबीएल सालों से यूज कर रहा हूँ, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा यूबीएल को, मगर मैं वैसे एज अ कस्टमर की बात कर रहा हूँ कि मैं इनका जो ऑनलाइन पोर्टल था मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे पास बहुत ऑप्शन थे कि मैं दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लूँ, मगर यूबीएल का जो ऑनलाइन पोर्टल था जो शुरू से उनका आ रहा है और उसके ऊपर अवार्ड भी मिले, तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। तो फिर मैंने अपनी जो प्राइमरी ऑपरेशन थे वो सारे यूबीएल से मैं करता था। अब तो खैर और भी लोगों ने चीजें कवर की हुई है, मगर सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये आपको फायदा पहुंचाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये रेगुलेटरी रिस्क के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, करेंसी की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो ये भी जो है ना कंपनीज को फायदा और नुकसान पहुंचा सकती है। ऑपरेशनल रिस्क है, सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब हो गई, आपकी कंपनी टोटल रिलाई करिए चाइना से सप्लाई की, चाइना से सप्लाई जो है वो कोविड के अंदर डिस्टर्ब हो गई थी। इसके अलावा और दूसरे इश्यूज हैं, टेंशन हैं, उसकी वजह से मतलब और भी दूसरी कंट्रीज हैं जहां से सप्लाई आ रही है आपकी। तो या अगर आपके इवन लोकल वेंडर भी हैं, उनके पास ऐसा है कि लोकल वेंडर आपको चीजें सप्लाई करते हैं, आपकी कार फेंडर्स वगैरह ये सारी चीजें, आप ऑटोमोबाइल कंपनी, मगर वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक चीज है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं कि भाई आपके प्रोसेस ही इनएफिशिएंट हैं, आपके ह्यूमन एरर ज्यादा हैं, ज्यादा मिस्टेक है, आपकी जो ट्रेंड स्टाफ है वो नहीं है, आपके पास टिकता नहीं है, ट्रेनिंग आप देते भी हैं तो नहीं टिक, या आप ये जो कंपनी है ये ट्रेनिंग ही नहीं दे रही लोगों, तो उसमें ह्यूमन एरर बढ़ जाते हैं। या फिर आपका ऐसा तो नहीं है कि जो है एक फॉल्ट बेल्ट के ऊपर मौजूद हो कि भाई अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वहां पर फ्लड्स आते हैं ज्यादा, तो उससे जो कंपनी को नुकसान हो रहा हो।
मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, एक पेपर की कंपनी है, जद्दा में फ्लड आया था तो उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ था उनको, उन्होंने नुकसान का बताया था। तो खैर मतलब ये इस तरह से जो है मतलब सिर्फ मिसाल देने के लिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं बता रहा। फिर ये कि साइबर अटैक्स जो है, क्योंकि अब जितनी भी कंपनीज है सब टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, सबका डेटाबेस जो है वो ऑनलाइन है, सब कुछ है। तो ऑनलाइन से मुराद ये कि सारा जो है डिजिटल सिस्टम में है। तो ऐसा तो नहीं कंपनी का जो है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ही अच्छा ना हो और वो जो है एक लॉकडाउन सिचुएशन में चल जाए, रैंसम के अंदर वो देना पड़े। मैंने सुना था किसी बैंक, पाकिस्तानी बैंक का जो है ना वो रैंसमवेयर आ गया था, लोगों की मिस्टेक से आया था, क्या हुआ था। मगर इस तरह से जो है फिर नुकसान पहुंचता है कंपनी को ना, और काफी उसको खसारा होता है। फाइनेंशियल रिस्क है उसमें, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है। हम सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते, मगर ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी जो है ना आउटलाइंस हैं आपके लिए। ह्यूमन कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया कि जी आपकी एक तो टैलेंट एक्विजिशन वो चलती रहे साथ में, और अपनी जो एम्प्लॉयज है कंपनी की, उनका क्या मोरल है, वो क्या ट्रेन करते हैं या नहीं करते, मतलब लर्न एम्प्लॉयज हैं कि नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन प्लानिंग हम ऑलरेडी मैनेजमेंट क्वालिटी में पढ़ चुके हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर था। रेपुटेशनल रिस्क जो है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है ना उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि उसको जो है ना उसकी जो पब्लिक रिलेशन है वो कवर ही नहीं कर पा रही, क्योंकि बाज दफा कंपनीज के फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग होते हैं, मगर बैड रेपुटेशन की वजह से जो है ना फिर वो कंपनी जो है ना उसका शेयर डाउनफॉल हो रहा होता है, तो डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। और फिर वही लीगल और रेगुलेटरी हमने देख लिया था। आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपनी के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, कंपनी के अंदर नहीं बैठे, हम कंपनी से बाहर देख रहे हैं कि हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और क्या उसकी असेसमेंट हो सकती है, और उसके हवाले से जो है ना क्या हम अपने तौर पर जो है मिटिगेट कर सकते हैं। कंपनी जो मिटिगेशन करी है वो तो है, मगर हम क्या मिटिगेट कर सकते हैं, तो वो है। तो ये हम इसको कवर कर लिया हमने तकरीबन। अब मैं जो है जस्ट 2 मिनट की ब्रेक लूंगा, फिर मैं इसके बाद जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाऊंगा। मैं ये देख लूं, क्योंकि मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसे तो नहीं है कि सवाल आ रहे हैं। वॉइस स्लो है, ट्राई टू लाउड। ओके, मेरे हाथ से अभी तक सेट चल रहा है। जस्ट 1 मिनट दिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पीकर फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ से बात करते हैं। अब ये पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, और ये कोई अकाउंटिंग का कोर्स नहीं हो रहा। मेरी बस ये कोशिश होगी कि जो एज अ नॉन फाइनेंस इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको कन्वे कर सकूं। मेजर चीज़ें ऑब्वियसली जो फाइनेंस बैकग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं बताऊं, मगर ये कि अगर मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो बेसिकली ये ये जो टॉपिक्स हैं, हो सकता है उनका रिवीजन हो सकता है बिल्कुल ही ना हो, मगर ये जो है टॉपिक्स जो हमें आगे फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ने हैं, ये उनके लिए जो है ना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की देखेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बता रही होती है। और बेसिकली एज अ इन्वेस्टर आप ये देख रहे होते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है, या अगर जो क्रेडिटर्स हैं जो कंपनी को लोन दे रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि ये कंपनी को जो है ना लोन देने के काबिल भी है या नहीं काम काबिल।
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमें बता रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। मेजर तीन है, मगर एक चौथी भी हम देखेंगे। तो बेसिकली बैलेंस शीट क्या होती है आपकी आपकी अच्छा, इसमें से कुछ वर्ड्स अगर आपको ना भी समझ में आए, कोशिश करिएगा कि मेरे साथ चलते रहें, और उम्मीद है कि वो चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊंगा। और मैंने मेजर इसके अंदर वर्ड्स लिए हैं, और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर चीज़ बोरिंग भी हो जाएगी, और लोगों का जो है ना वो जो लर्निंग का प्रोसेस वो शट डाउन हो जाएगा। सो तो बेसिकली किसी भी बैलेंस शीट में जो है ना हमें एसेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज ये देखना होती है। किस तरह से देखनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, सैंपल भी देखेंगे इसके अंदर। और बेसिकली ये जो आपकी जो बैलेंस शीट है, ये जो है बेसिकली स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी अगर उसके अंदर डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर 2023 की है बैलेंस शीट, तो वो उस दिन की बता रही होगी, जो भी कंपनी की पोजीशन होगी। तो बेसिकली बैलेंस शीट क्या है कि व्हाट कंपनी ओज और ओन, यानी या तो कंपनी जो भी ओन करती है वो, या जो वो ओ करती है, यानी जो उसने लोन लिया है और दूसरी चीजों के थ्रू पेएबल है, अकाउंट पेएबल्स वगैरह है, तो वो एक्चुअली जो है ना कंपनी बता रही होती है कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। और बेसिकली एक इक्वेशन है, बहुत आसान इक्वेशन है, इंशाल्लाह उसको क्लियर भी किया जाएगा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ये क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इनकम स्टेटमेंट में क्या है, इनकम स्टेटमेंट में आपकी जो भी रेवेन्यूज हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, गेन है, लॉसेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, आपका जो है ईयरली भी हो सकता है। तो ये वो जो है इनकम स्टेटमेंट में जो है ना आपका रिपोर्ट हो रहा होता है। और बेसिकली इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वो इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो उसमें क्या होता है कि जितना भी आपका कैश फ्लो कैश कंपनी में आ रहा है या कंपनी से बाहर जा रहा है मुख्तलिफ ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शामिल हैं, क्या होती है ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आसान करने की। तो जो कैश हमारा इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल रहा होता है। और इससे जो है ना कंपनी की जो है लिक्विडिटी जो है पता चल रही होती है कि कंपनी कितनी लिक्विडिटी, कितनी सॉल्वेंट है और कितनी लिक्विड है। जो कंपनी जितनी लिक्विड और सॉल्वेंट होगी उतना ही अच्छा है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी होती है। इसके अंदर जो है आपकी जितने भी शेयर इशू हुए हैं, डिविडेंड हुए हैं, वो ओवर द पीरियड, वही बात करेंगे पूरे साल में कितने शेयर इशू हुए हैं, क्या डिविडेंड है, उसकी रिटेन अर्निंग क्या है, वो इसके अंदर होता है। नॉर्मली ये नहीं डिस्कस की जाती, मगर जो शुरू की तीन है उसको हम डिस्कस भी करेंगे और उसी पे बात भी करेंगे। अच्छा जी, तो की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल जनरल में बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली और एनुअली होती है, नॉर्मली प्रिपेयर की जाती है। और इसके जो स्टैंडर्ड है, गैप जो है अमेरिका में चलता है, बाकी 140 कंट्रीज के अंदर IFRS क्या है। अच्छा, ये क्या होता है, ये हमारा काम नहीं, ये अकाउंटेंट, लेट देम डील, अकाउंटेंट्स और सारे फाइनेंस के जो प्रोफेशनल उनको डील करने दे। बस मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन यूज करता है, सारे इन्वेस्टर यूज करते हैं इसको, क्रेडिटर यूज करते हैं, मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट के लिए यूज कर रही होती है, रेगुलेटर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस जो है ना कंपनी की बता रही होती है। और ये जो है ना ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही होती है कि कंपनी की जो भी फाइनेंसेस है उसके हवाले से जो है ना हमको इन्फॉर्मेशन निकल निकल कर आ रही होती है। किसी भी बैलेंस शीट को आप देखेंगे उसके अंदर, और मुख्तलिफ जो इनकी स्टेटमेंट उसमें देखेंगे तो उसके अंदर नोट्स दिए होते हैं कि अगर उन्होंने फाइनेंसिंग की है तो वो कहाँ फाइनेंसिंग की है, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना निकल कर आ रही होती है। तो जितना हम देख सकते हैं हम वो देखते हैं। एज ए नॉन फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जो फाइनेंस वाले हैं वो उसमें और डीप जाकर देख सकते हैं। और जितना आप इसके अंदर कोशिश करेंगे उतना आपको जो है ना बेहतर क्लियर होता जाएगा। पहले मेरा भी जो दिमाग है वो शट डाउन हो जाता था ये चीजें सुनकर, मगर फिर जब एक कोशिश की IPO के हवाले से उसके अंदर मतलब इंगेज हुआ, तब जाकर जो है ना मतलब चीजें जो है क्लेरिफाई होती गई। और फिर
मजीद आसानियां पैदा होती नहीं। अच्छा जी, बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो बेसिकली बैलेंस शीट क्या है? अगेन वही हमने जो मेजर बात की है कि एसेट है, कंपनी की लाइबिलिटी है, और जो ओनर्स इक्विटी है वो जो है ये बैलेंस शीट जो है हमें बता रही होती है। और ये जो है ना स्नैपशॉट होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स का, कि हेल्थ और पोजीशन उसकी, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। अच्छा, इसकी की कंपोनेंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो एसेट क्या होते हैं? अब लेट्स से कि हम कह रहे हैं तीन चीजें हमने की है, एसेट, लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी। तो एसेट क्या है? कंपनी के पास जितना भी कैश है, उसकी इन्वेंट्री जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इक्विपमेंट है, वो एसेट हो गया। ठीक है, आसान है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं कोई भी समझ सकता है। मगर क्योंकि हम नहीं पढ़ते एज अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो हम लोगों के लिए जो है ना ये प्रॉब्लम होता है। तो लाइबिलिटीज क्या है भाई? कंपनी जो भी वो करती है, यानी जो भी उसको देना है, रिटर्न करना है, वो आपका जो है ना लाइबिलिटीज में आ गया। सच एज लोन, अकाउंट पेएबल, टैक्सेस, ये सारे जो है ना लाइबिलिटीज में आ गई। इक्विटी क्या है? आप एसेट को माइनस लाइबिलिटी कर दें तो बाकी जितना बचा वो ओनर इक्विटी है। ठीक है ना, वो ओनर का स्टेक है, वो ओनर की है प्रॉपर्टी। तो ये जो है सिंपल बैलेंस शीट है। ठीक है। अच्छा, ये आ गई बैलेंस शीट। अच्छा, डरिएगा नहीं कि ये मैं इसको कोशिश करूंगा आसान करने के लिए। तो देखें, वैसे तो ये एक ही पेज में आती है, ये इस तरह से कॉलम नहीं आता, मगर क्योंकि ये बैलेंस शीट है तो मैं इसको खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस। ठीक है ना, ये जैसे एक अमाउंट आ रही है 5.7 बिलियन की, या इससे ज्यादा होगी, बिलियन में भी हो सकती है अगर इसके अंदर कहीं 00 लिखा हो। तो ये तो खैर मैंने ऐसी फेक बनाई हुई है। तो एनीवे, तो ये बैलेंस शीट है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना लेफ्ट साइड पे एसेट्स है। अच्छा, एसेट को भी हम दो तरीके से जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। होपफुली इस आपको मैं आगे टेबल भी मैंने इसमें दिया हुआ है तो उससे भी क्लैरिफाई करूंगा, मगर समझने के लिए, एक चीज होती है करंट एसेट, एक होती है नॉन करंट एसेट। अच्छा, नॉन करंट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ये समझ लें कि लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है ना, ये सेम मीनिंग है इसकी। तो करंट एसेट क्या है कि जो एक ही साल के अंदर आपका जो है ना एसेट यूज होने वाला है, तो वो जो है ना लेस देन अ ईयर, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। इसी तरह से जैसे करंट एसेट होता है, करंट लाइबिलिटीज भी होती है, यानी वो लाइबिलिटीज जो आपको विद इन अ ईयर पे करनी है, तो वो आपकी जो है करंट लाइबिलिटी में आ जाती है। और इसी तरह से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी होती है। एक कंपनी ने जो है 10 साल का लोन लिया हुआ है, 25 साल का लोन लिया हुआ है, तो वो इसके अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर शेयर होल्डर इक्विटी है, जिसके अंदर आपके जो ओवरऑल कंपनी के शेयर्स हैं वो है, रिटेन अर्निंग है, तो ये सारी जो है ना शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको समझना चाहें मजीद इसके अंदर कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, तो अगर जैसे करंट एसेट देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि विद इन अ ईयर या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपकी जो भी एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो करंट एसेट कहलाते हैं। तो इनको लिक्विड एसेट भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट भी कहा जाता है, कैश एसेट भी कहा जाता है, फ्लोटिंग एसेट भी कहा जाता है। तो अगर कोई ऐसी टर्म्स यूज हो रही है, आप हो सकता है किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहे हो कि जहां पर करंट एसेट नहीं कहा जा रहा, वहां पर कुछ और तरीके से उसको पुकारा जा रहा है, या जब आप ऑनलाइन एनालिसिस सुनते हैं, एनालिस्ट का जो है इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो कभी कभी जो है ना अपनी प्रोफेशनसी की वजह से वो अपने मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना इसीलिए मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ वर्ड्स शो कर दिए हैं कि भाई अगर कोई कह रहा है कि जी लिक्विड एसिड उसके ये है, तो आपको आइडिया हो कि ये बेसिकली करंट एसिड ही की बात हो रही है। ठीक है ना, और ये जितने भी एसिड होते हैं हाईली लिक्विड होते हैं, और ये कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, और विद इन 12 मंथ्स का होता है, और फिर डे टू डे ऑपरेशन के अंदर जो है ना ये एसेट को यूज होना होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या होगी कि भाई कंपनी के पास कैश है, उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, उसकी जो इन्वेंट्री है और जितने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। और ये हमने देख लिया पहले शीट के अंदर कि ये सबसे पहले लिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट जो है ना लिस्ट होते हैं। अच्छा जी, और इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस चीज को होती है जो ओवर द पीरियड चल रही हो ना, ये तो विद इन अ ईयर आप कंज्यूम करने हैं जो भी एसेट है आपके, तो वो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन नहीं हो रही होती।
और लोअर रिस्क होता है, हाईली लिक्विड होते हैं। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये करंट रेशियो और क्विक रेशियोज में इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट या आगे भी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारी जो है ना रेलेवेंट है, हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर काम आएंगी। ठीक है। तो अब नॉन करंट एसेट देख लें तो ये उसका तकरीबन समझ लें कि उलट हो गया, कि जी आपको एक साल से ज्यादा जो आपके लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं वो आपके जो है इसके अंदर आ रहे हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म एसेट भी कह सकते हैं, फिक्स एसेट भी कह सकते हैं, कैपिटल एसेट भी कह सकते हैं। और लेस लिक्विड होते हैं, मतलब कन्वर्जन जो है वो कैश में जो है मतलब वैसे नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी मशीनरी हो गई, आपकी लैंड हो गई, तो ये सारे आपके उसमें आ जाते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली जब आपकी मशीनरी चलेगी ओवर द पीरियड तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी होगी। ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर होती है। तो ये सिर्फ समझने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ऑब्वियसली रवानी में मैं तो बता रहा हूँ, मगर आप जो है जब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सही से टाइम देंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये नॉर्मली जो है वो इस तरह के टेबल जो है आसानी से नहीं मिलते। हो सकता है मिल जाए अगर आप उस रेलिवेंट बुक्स को देखें तो। खैर, मैंने अपने तौर पर कोशिश की। अच्छा, इसमें जो है ना आपके सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी रेशियो आ जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्यों आ जाता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है। तो डेट टू इक्विटी आ गया, एसेट टर्नओवर हो गया। अच्छा, हमारा जो है शायद 15 मिनट रह गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तौर पर जो है ना ये काम आता है। और ये जो है आपका वर्किंग कैपिटल के हवाले से है। अच्छा, जिस तरह से हमने करंट एसेट, करंट नॉन करंट एसेट देखा, इस तरह से हमने जो है जो राइट साइड है इक्वेशन वो हम देख लेते हैं कि उसके अंदर जो है करंट लाइबिलिटीज, अगेन जिस तरह से करंट एसेट थे तो करंट लाइबिलिटीज उसका वो हो गया कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास लेस देन 1 ईयर जो लाइबिलिटीज हैं, हम वो देख रहे हैं कि वो, इसको आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, करंट ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। अगर कोई आप कहीं पढ़ेंगे जी इसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो आपको पता होगा कि ये जो है ना करंट लाइबिलिटीज की बात हो रही है। और अगेन ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, करंट रेशियो के अंदर ये जो है ना आता है। करंट लाइबिलिटीज हम देख रहे होते हैं। जब हम फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे तो हम क्लियरली देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ना हमारे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज अगेन लॉन्ग टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड डेफर्ड लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स पेबल, जो डेफर्ड टैक्सेस हैं, आपकी टैक्स लाइबिलिटीज हैं, वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर जो है ये मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है कि किस तरह से इसको कैपिटल स्ट्रक्चर करना है, तो ये उस वक्त होती है। और फिर ये डेट टू इक्विटी के अंदर जो है ना सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर भी काम आ रही होती है। ठीक है। और फिर हम जाएंगे शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर जो है अगेन ये सारी जो ओनर की इक्विटी है, ये उसको कहते हैं ओनर इक्विटी कह सकते हैं, नेट एसेट कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं। तो वो जो ओनर, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है और सिंगल पर्सन भी हो सकता है जिसने इक्विटी लगाई, कंपनी को खड़ा करने के लिए जो पैसे लगाए। तो बेसिकली ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है। ये तो मतलब ओनरशिप तो आपको पता है ना कि फॉर एवर होती है जब तक वो कंपनी का ओनर है। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और ये आरओई के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर जो है ना ये उस रेशो में जो है ये काम आएगा हमारा जब हम देखेंगे। और ये ग्रोथ, डिविडेंड और कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से जो है मैनेजमेंट का इसका फोकस होता है कि किस तरह से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, किस तरह से जो है ना इसकी ओनर को जो है जो उसकी अ, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, और उसका इंटरेस्ट का जो है ना ख्याल रख रहे हैं। तो ये जो है होपफुली मैं कन्वे कर पाया हूँ आपको जो 5 मेजर चीजें। अच्छा, अब जो है बेसिकली बैलेंस शीट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जो है वो बता रही होती है। और इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है कि भाई कंपनी
क्या आया हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि एक कंपनी अगर हेल्दी नहीं है तो बस फिर वो फिर आप बैटिंग कर रहे हैं। तो एनीवे, आगे आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग एनीबडी, मतलब बस ये कि जब जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, तो ये और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आता है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, हेल्दी है, उसकी ओनर इक्विटी हेल्दी है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा इसको देखता हूँ कि जब आईपीओ में हम देखते हैं, एनालाइज कर होते हैं, तो उसकी जो ओनर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। उसको मैं देख रहा होता हूँ कि फैमिली ओन बिजनेस है, या जितनी भी हमने बात की है ना पहले, कॉर्पोरेट कल्चर तो नहीं, मगर जो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी वो बहुत मायने रखता है। तो वो सारी चीजें जो है वो देख रहा होता हूँ मैं। इसका और अगेन ये जो है क्योंकि एक आपके पास वैल्यूज इंफॉर्मेशन आ जाती है, फाइनेंशियल रेशियोज आ जाते हैं, तो फिर वो आप कंपेयर कर रहे होते हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कंपनी एक्स वाई जी और कंपनी एबीसी के अंदर जो है ना आप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो आपको हेल्प कर रही होती है बहुत से इसके अंदर से रेशियो जो ड्राइव हो रहे होते हैं। अच्छा जी, कैश फ्लो को जल्दी से देख लेते हैं। टाइम कितना रह गया हमारे पास? टाइम, एक मिनट, क्योंकि उसका तो ओके 11 मिनट है। आई डोंट नो कि कंप्लीट होगा कि नहीं। खैर एनीवे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है जितनी भी कंपनीज के अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं कैश की सूरत में, वो हम जो है इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और ये ओवर द पीरियड होता है, ये क्वार्टरली भी हो सकती है, ये एनुअली भी हो सकती है। तो वो जो है ना कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कंपनी किस तरह से कंपनी कैश जनरेट कर रही है और किस तरह से उसको स्पेंड कर रही है। तो ये चीज जो है हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। इसके जो मेजर है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जहां से कंपनी जो है सेल कर रही है, जहां से उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टॉप लाइन कहलाता है। तो ये टॉप लाइन जो आ रहा है ये कंपनी का रेवेन्यू, और उसका जो कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी क्या उसके एक्सपेंसेस हैं उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए, वो इसके अंदर देख रहे होते हैं। और इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, पेमेंट, वो इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर देख रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो चीज आ जाती है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट में जो वहां से जनरेट हो रहा है या वहां जा रहा है, तो ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर है। और इसके अलावा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है कि कंपनी ने किसी को पैसा लोन दिया या कंपनी ने बोरो किया, तो वो सारा जो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रही है। दिखती कैसे है? ये इस तरह से दिखती है। आप यहाँ पर देख लें कि ये सबसे पहले जो है ना नेट इनकम इसके अंदर बता दी गई है कि जी नेट इनकम जो है कंपनी की क्या हुई है, और फिर जो है उसकी जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, क्योंकि ये अक्रूवल अकाउंटिंग होती है, या मैं अक्रूवल अकाउंटिंग बताऊंगा कि क्या होता है। तो उसके अंदर जो है ये अमाउंट जो है यहाँ पर दी जाती है, और फिर उसके जो अकाउंट रिसीवेबल है वो सारे जो है वो। अच्छा, ये जो चीज ब्रैकेट में होती है, अगर किसी को नहीं मालूम, तो ये बेसिकली माइनस वैल्यू जो है माइनस हो रही है, ठीक है ना, ये आउटफ्लो हो रहा है, और जो नॉर्मल है वो तो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये नेट कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कोर बिजनेस से इसको जो है 2.2 मिलियन का जो है इसके अंदर इसको रिटर्न हुआ है। फिर इसके अलावा जो इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसने प्लांट व्लांट परचेज किया है या इक्विपमेंट परचेज किया है, जैसे इसके अंदर दिखा रहा है कि 1 मिलियन। तो ये सारी मतलब फेक फिगर्स हैं, मगर सिर्फ समझाने के लिए कि क्या है। अगर उसने जैसे कोई पुराना इक्विपमेंट सोल्ड किया तो उसमें से उसको $100,000 जो है आए, या ये हो सकता है अगर 3 zeros यहाँ पर हो, नॉर्मली स्टेटमेंट से दिया होता है, तो हो सकता है कि ये 100 मिलियन उसने सेल्स ऑफ इक्विपमेंट के थ्रू आए। और इस तरह से कोई और इन्वेस्टमेंट्स उसने परचेज की तो वो उसके हवाले से, तो ये जो है इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू आ रहा है। फिर इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है कि जी आपके जो लॉन्ग टर्म डेट है वो वहां से आपने किसी को दिया हुआ है, तो वहां से जो अमाउंट आ रहा है वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। आपने जो है इसके अलावा जो डिविडेंड दिया है, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है पैसा, तो वो जो है यहाँ पर डिविडेंड, अगर आप कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो है ना प्रीवियस ईयर और दिस ईयर का जो है ना वो डिफरेंस लिखा जाता है कि भाई इसमें जो डिफरेंस आया है वो
1.52। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो कंपनी प्रॉफिट में है, अगर नेगेटिव हुआ तो कंपनी लॉस के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है मजीद जो है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मजीद देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक दफा गूगल का देना पड़ेगा आप लोगों को लिंक, मगर खैर देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो बेसिकली कैश जनरेट जो आपके कोर बिजनेस से आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी सोर्सेज है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है, पेमेंट फ्रॉम सप्लायर्स है, जो वेजेस है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिमेंबर कि आउटफ्लो इनफ्लो सब होता है इसके अंदर, और डे टू डे जो आपकी बिजनेस ऑपरेशन है वहां से ये आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी चल रही है वो है। और इसके अंदर जो है जितनी भी आपकी सैलरीज वगैरह वो सारी इसके अंदर जो है ना लिखी जा रही होती है। तो बाज दफा हम लोगों को जो है ना ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी की जो सैलरीज जा रही है ऐसा तो नहीं है एबनॉर्मल जा रही हो, कंपनी कम रही हो और ज्यादा जो है वो सैलरीज में जा रही हो या बोनसेस में जा रहा हो। तो एनीवे ये सारी चीजें हैं। और इसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि ये की इंडिकेटर होता है कि बिजनेस हेल्थ और क्या सस्टेनेबल बिजनेस है या नहीं। मतलब आप किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखेंगे कि वहां पर तो पैसे बना ही नहीं रही कंपनी, वो जो है कहाँ से पैसे बना रही है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसे बना रही है। तो ये एक्चुअली हेल्दी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी पैसे बनने चाहिए, मगर जो इसकी जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर मतलब जो भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन और आउट जो जा रहा होता है वो है इसके अंदर। और मेजर में बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स और इक्विपमेंट अगर आपका आ रहा है तो वो इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो है आपकी जो है ना जो इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रोथ और कैपिटल एलोकेशन जो है ना, ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता चल रहा होता है कि इसकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कि कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश है तो वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है और वहां से उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है हमने देख ली है इसके अंदर कि आपकी जो डिविडेंड और स्टॉक बाय बैक ये सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर हम देखें तो जो है इसके अंदर जो इसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है और शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएशन है वो इसके अंदर जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी। इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या फर्क है। तो ईपीएस तो आपका वही हो गया कि अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो भी आपके जो अर्निंग है, जो आपकी नेट इनकम है माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड जो भी उसकी जा रही है, जो आपकी अर्निंग है डिवाइडेड बाय जो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है ना आप पोटेंशियल डाइल्यूटिव शेयर्स को जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये किस तरह से मैं समझा सकता हूँ? मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि कंपनी जो है ना कभी कभी प्रिफर्ड शेयर्स जो है ना वो इश्यू करती है और उसके अंदर ऑप्शन होता है कि वो जो प्रिफर्ड शेयर है वो एज अ कॉमन स्टॉक जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए। तो वो है, ये कभी कभी कंपनी जो है लोन लेती है और वो इस तरह की मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जी हम जो है अगर आपका लोन पे नहीं कर पाए तो फिर इसको जो है ना कन्वर्ट कर देंगे हम सिक्योरिटी के अंदर। तो उस वक्त जो है ना ये इम्पोर्टेंट होता है कन्वर्टेबल डेट। और बेसिकली ये जो है ना बेसिकली आपको जो है एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है डाइल्यूटेड ईपीएस दे रही होती है। कभी कभी ये सेम होती है मगर अमूमन ये कम होती है। ठीक है। तो ये इसका फर्क आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से देख लेते हैं। लिक्विडिटी असेसमेंट जो है ये करने के काम आती है कि कंपनी कितनी लिक्विड है। ऐसा तो नहीं है कि कैश इस कार्ड से मतलब कंपनी के पास कैश ही नहीं है ऑपरेशन चलाने के लिए। अगर वो कैश नहीं है ऑपरेशन चलाने के लिए तो फिर ये बड़ा मसला है। मतलब इवन दो कि उसके पास एसेट है वो सारी चीजें हैं, मगर अगर कैश फ्लो नहीं है कंपनी का तो इसके जो डे टू डे ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रोसेस परफॉर्मेंस के काम आती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के काम आती है और बजटिंग के काम आती है कि अगर आपको
फाइनेंशियल प्लानिंग या बजटिंग करनी है तो उसके हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो का होना। अच्छा, एक दफ़ा मैं लिंक और दे देता हूँ अभी, क्योंकि ये एक मिनट में देखता हूँ अगर अच्छा, मैं एक दफ़ा गूगल लिंक कर दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये कुछ स्लाइड्स हैं, 5 स्लाइड्स हैं शायद, वो कवर कर लें आज तो अच्छा है। उम्मीद है आप लोग सब रहेंगे साथ में। एक मिनट में इसको जनरेट कर दूं लिंक और आपको लिंक दे दूं। प्लीज़ गूगल पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे हमें कोई मसला नहीं है, टेलीग्राम जो है वो चलता रहेगा। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, मैंने लिंक गूगल वालों को गूगल पे ही दे दिया है, तो कोशिश करें इसको, लिंक को जो है थोड़ी देर में ज्वाइन करें, मैं इसमें ऑनलाइन होता हूँ। तो वो मैंने उस पर दे दिया है, बाकी मैं ग्रुप से भी कोशिश करता हूँ कि इसको शेयर कर दूँ। अच्छा जी। अगर किसी ग्रुप में आप लोग ना देखें लिंक तो वो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दिएगा। मेरी कोशिश है सारे ग्रुप्स को मैं एड्रेस करूं। तकरीबन 6-7 ग्रुप हैं, सब पे लिंक दे दूं। तो ये मैं कॉल एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोग दूसरे से कनेक्ट करें। तकरीबन 20 लोग थे जब ये सेशन खत्म हुआ है, तो 16 लोग हो गए। वसीम भाई, 10 जो हैं, 10 से 12 जो है मेरे पास टेलीग्राम में भी है, तो तकरीबन 28 लोग जो है ना, 28 के करीब जो है लोग सेशन ले रहे हैं। तब मैसेज में पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ कि क्या है, मगर ये कि जस्ट बताना चाह रहा था। बस ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लें, क्योंकि चीज़ें पेंडिंग चली जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता, बाद में जो है ना डिस्कनेक्टेड रह जाता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सवालात मैं अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारा सेशन बड़ा शॉर्ट है। या तो हम अगले अगले सेशन में इसको रख लेंगे सवालात के हवाले से, या फिर जो है देखते हैं कि अगर अभी लोग अगर रुकना चाहते हैं तो फिर बाद में जब ये टॉपिक कवर हो जाता है तो उसके बाद सवाल लेते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, तो इसमें कंपनी के जितने भी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं कि कंपनी जो है कितना कमा रही है और कितना उसके अंदर लगा रही है एक्सपेंसेस के मद के अंदर। ओके ओके ओके, सॉरी।
स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई थी। अब शायद नजर आ रही होगी। सॉरी, तो फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। सो इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाती है। इसके अंदर जो है कंपनी के जो भी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस वगैरह नेट इनकम वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट हो गई और आपकी जो बैलेंस शीट है ये अक्रूवल अकाउंटिंग है, इसको मैं बताऊंगा क्या होती है। और एक चीज होती है कैश अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग जो है आपकी जो कैश फ्लो है वो कैश अकाउंटिंग होती है, और ये जो है अक्रूवल अकाउंटिंग होती है। मेरे पास एक डिफरेंस का टेबल है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि होता क्या है। अच्छा जी, इसके जो की कंपोनेंट क्या है कि इसके अंदर जो है रेवेन्यू, जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, जो कंपनी कमा रही है वो उसके अंदर जो है आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। जो भी उसके जो सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज है वो जो बेच रही है, तो उसके बाद जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है। जो उसको बेचने में उसकी जो चीजें इंकर्ड हो रही हैं, जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। उम्मीद है कि मैं ज्यादा जार्गन यूज नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का फीडबैक बताएगा कि क्या हुआ। खैर अभी क्योंकि मेरे पास फीडबैक लेने का भी टाइम नहीं, मगर उम्मीद है कि देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये एक बहुत ही इंटरनेशनल टर्म है और हर जगह यूज होती है। कॉक्स कहलाती है, या उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे जो है ना इसके अंदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो रहे थे इनकम स्टेटमेंट में। और इनका जो आपस में डिफरेंस होता है उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो आपका नेट इनकम होता है। अब होता कैसे है वो हम देख लेते हैं कि ये जो है आपका इनकम स्टेटमेंट है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करूंगा इसको बताऊं। अब जैसे इसकी जो है ये जो रेवेन्यू है इसका जो है 50 मिलियन का रेवेन्यू है। अगर यहाँ पर 000 लिखे होंगे तो फिर ये और बड़ी अमाउंट हो जाएगी। और ये जो है इसने कमाया है कंपनी ने, फिर इसके बाद जो इसकी जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो 30 मिलियन के जो है ना इसके एक्सपेंसेस लगे। और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20 मिलियन का हुआ है। अच्छा, ये जो ग्रॉस, तीन चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, या ग्रॉस इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, और एक नेट इनकम है। इसका मैं टेबल में बताऊंगा कि होता क्या है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके रेशियोज में भी काम आएंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर पहुंचे हम 20 मिलियन, ठीक है। अब 20 मिलियन के बाद जो है उसके और जो दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अगर उसने कोई चीज रेंट पे ली हुई थी, दुकान रेंट पे ली हुई थी, तो अब एक एक दुकान जो है कंपनी की ओन्ड है, एक दुकान जो है रेंट पे, तो उसको हम इसमें कॉक्स में नहीं करेंगे, उसको हम एक्सपेंसेस में शुमार करेंगे। तो उसके अंदर सैलरीज आपकी चली गई, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बता रही होती है। तो ये जो आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 13 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, जो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपकी जो है एक ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, ठीक है। मगर ये इनकम जो है आपकी बिफोर टैक्सेस है। जब टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे और आपकी जो इनकम, जो अदर इनकम, वो इनकम है कि जो आप अलग से जो है या तो आप की जो है ना आपने कोई मतलब अमाउंट आपने लोन दी हुई है, वहां से जो इनकम आ रही है वो है, या फिर आपका जो है यानी जो आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो, या आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होता है अदर इनकम के अंदर। और इस कंपनी का जो है वो अदर इनकम जीरो है क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं अपने आप को। और फिर उसके बाद जो है ये आपका इनकम बिफोर इनकम टैक्स है, और जब इनकम टैक्स निकल जाएगा तो फिर ये जो है नेट इनकम रह जाएगी। तो ये जो है आपकी टोटल नेट इनकम है, ये बेसिकली जो है ना आपका प्रॉफिट है। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपके जो है ईपीएस आ जाएगी। और डायल्यूटेड ईपीएस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड्स के अंदर कि डायल्यूटेड ईपीएस क्या होती है। तो ये जो है ना ईपीएस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पी रेशो और दूसरे रेशियोज के अंदर ये आपकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपकी बताती है। और इसमें जो है ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, मतलब जब आप कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं साल साल से, उसकी जो है ना ग्रोथ दिखनी चाहिए, या फिर कोई लेजिट रीजन होना चाहिए कि ये जो आपकी अर्निंग पर शेयर है इस पे क्यों इम्पैक्ट आया है। ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है ना वो आपकी
ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, और ये जो है आपकी जो नेट इनकम आ रही है डिवाइड बाय आपका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, उससे जो है आपकी ये ईपीएस निकल रही होती है। और इसकी जो ग्रोथ है वो जरूर देखनी चाहिए। जितनी भी अच्छी हेल्दी कंपनीज है उसके अंदर साल साल इसकी ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए। अगर वो ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, तो कहीं ना कहीं जो है ना चीजें जो है स्टैटिक चल रही हैं, और उसको फिर आपको मजीद जो है ना आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कंपनी का जो फ्यूचर, मतलब कंपनी मेच्योरिटी की तरफ आ रही है और उसकी जो सब्सक्राइबर है या कस्टमर है वो एक लिमिटेड है। अक्सर हम ये होता है कि आपका जो यूटिलिटीज की कंपनीज हैं, तो उनकी एक बहुत ही जो है ना नॉमिनल चेंज आता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और जैसे ग्रोथ कंपनीज हैं उसके अंदर ईपीएस बड़ा ज्यादा जो है ना आपको अर्निंग दिख रही होती है। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो है हम इनकम्स के हवाले से देख रहे हैं कि जो है ग्रॉस इनकम जो हमने देखी थी कि जी आपका टोटल रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंसेस, कॉस्ट जो कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये आपका जो है ग्रॉस इनकम हो गई। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो इन्वेस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो प्राइसिंग पावर है या आपकी जो पूरी मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो इसके अंदर जो है ना दिख रही होती है। ठीक है। और इसके अंदर और बताने की चीज जो है वो यही है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपकी कोर मतलब ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है, वो उसके अंदर जो है ना बता रही होती है कि क्या आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी है। और इसमें जो है आपके जस्ट अ मोमेंट, इसके अंदर जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह इसके अंदर नहीं शुमार होते, वो आगे होते हैं, तो हम वो देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद जो है आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ऑपरेटिंग इनकम जो है ग्रॉस इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सक्लूडिंग, मतलब जो एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो आपको सेल्स के जो मतलब सेल करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस थे वो इसमें से हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। मगर इसके अलावा जो कंपनी के पास और दूसरे खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आती है। और ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना कंपनी की शो कर रहा होता है कि मेन बिजनेस से जो है क्या प्रॉफिटेबिलिटी इसकी जनरेट हो रही होती है। और आगे इसके अंदर देख लेते हैं नेट इनकम। जब आपके सारे एक्सपेंसेस आपने उसके अंदर माइनस कर दिए और आपने टैक्सेस वगैरह माइनस कर दिए और उसके अंदर अपनी अदर इनकम भी शामिल कर ली, तो वो आपका जो है ना नेट इनकम बन रही है। ठीक है। और बेसिकली ये तीनों चीजें जो है हमें मॉनिटर करनी होती है कि इसकी जो ग्रॉस इनकम है और ऑपरेटिंग इनकम है और नेट इनकम, इसमें क्या फर्क आ रहा है ओवर द पीरियड। और इसके अलावा जो है इन्वेस्टर के लिहाज से इट इज द फाइनल रिटर्न ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कंपनी कुछ भी कर रही है वो सब जो है इसके अंदर शुमार हो रहा होता है। और अदर इनकम वही वाली बात है कि जो नॉन कोर बिजनेस है, जहां से आप, यानी जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कोर एक्टिविटीज है, जहां से आपकी इनकम आ रही है, आपने किसी को लोन दे दिया, ये आपकी कंपनी का पार्ट तो नहीं है। अगर कोई बैंक नहीं है, एक कंपनी है जो कैश रिच कंपनी है और उसने कि कहीं से कहीं उसको उसने लोन दे दिया किसी और कंपनी को, अपनी सब्सिडी को, वहां से जो उसकी इनकम जनरेट हुई, तो वो जो है आपकी अदर इनकम में शामिल हो रही है ना, तो वो यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली ये तीन चीजें जो है इसको फोकस करना है, और इन दी एंड नेट इनकम डू मैटर्स। सही है। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट जो है आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी को जो है ना वो असेसमेंट के लिए काम आ रही होती है। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है आसान कर रही होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग के अंदर भी ये काम आ रही होती है। और ओवरऑल जो है इसकी कंपनी की जो है मैनेजमेंट और उसकी जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस उसको देखने काम आती है। अच्छा, अब मैंने बार बार अक्रूवल और कैश अकाउंटिंग की बात की, तो अक्रूवल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग में मेजर डिफरेंस ये है कि जब अक्रूवल अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप रेवेन्यू आपका आ रहा है या आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो जब हो रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना।
इसमें जरूरी नहीं है कि कंपनी को जो है कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जब कैश रिसीव होता है तो वो तो कैश अकाउंटिंग हो गई, मगर इसके अंदर जो है ना, जो भी आपके रेवेन्यूज, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि अगर ये ना किया जाए, अक्रूवल अकाउंटिंग ना की जाए बैलेंस शीट के अंदर और इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो एकदम से जब कैश आएगा ना तो वो जो अकाउंटिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी को जो है किसी चीज पे क्रेडिट पे दिया होता है, तो उसको 6 महीने के बाद पेमेंट मिल रही है, 1 महीने के बाद पेमेंट मिल रही है, साल के बाद अगर कोई किसी प्रोजेक्ट की पेमेंट मिल रही है, तो अगर वो शुरू से उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रक्स ऑफ द टू अकाउंटिंग है। इसके मजीद डिफरेंसेस भी हैं जो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और वो नोट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये टॉपिक जो है 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया है। अब जो है मैंने जो है क्या किया है कि इंडस्ट्रीज को डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो है डिवाइड किया हुआ है। और जब हम फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर, तो उस वक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैंने किस तरह से डिवाइड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एसिड हैवी या एसिड लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं। एसिड हैवी इंडस्ट्रीज वो हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर फिक्स एसिड आपका बहुत ज्यादा होता है। जो हमने बात की थी कि नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट, तो उसके अंदर वो ज्यादा होता है, ठीक है। जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, तो ये एसिड हैवी इंडस्ट्रीज हो गई। इसमें आप अगर एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहें, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट की हैं, सब जगह मशीनरी है, हैवी मशीनरीज है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी मशीनरी इस्तेमाल होती है, यूटिलिटीज, बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये सारी जो है आपकी एसिड हैवी इंडस्ट्रीज हो गई। एसिड लाइट इंडस्ट्रीज क्या है कि एसिड लाइट इंडस्ट्रीज वो हैं कि जिसके अंदर आपकी बेसिकली आईपीस के ऊपर काम हो रहा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम हो रहा है, या ह्यूमन कैपिटल पे काम आते हैं। कंसल्टिंग फर्म्स हैं आपकी, जो है महारा है आपकी, जो है रिसेंटली जो आई थी कंपनी वो है तमकीन है, अभी आगे आईपीओ होने वाला है। ये सारी जो है ना, इनको मशीनरीज की जरूरत नहीं है। आप इसका एसिड जो है वो नहीं होगा, इसका जो फिजिकल एसेट नहीं होगा, ये इस तरह से आईपीज, और ये जो है इसकी नॉन टेंजिबल एसेट्स हो। तो इसमें जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज आ जाती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं। तो ये सारी जो है एसेट लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर जो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के हवाले से जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज या सेक्टर, या फिर एक होता है लेस कॉम्पिटिटिव। तो हाई कॉम्पिटिटिव में आप जैसा कि नाम से जाहिर है कि जी बहुत ही हाई कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें रिटेल हो गई, फूड बेवरेज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इसमें नेक टू नेक मार्जिन होता है, नेक टू यानी मिनिमल मार्जिन होता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है ये कंपनीज जो है चल रही होती हैं। और लेस कॉम्पिटिटिव क्या हो गई कि फार्मास्यूटिकल हो गई, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सारी जो है ना स्पेशलाइजेशन की तरफ है। ये यूटिलिटीज हो गई, आपको एक मराफिक है, इसके अलावा तो और कंपनीज नहीं है ना, या सकीको है वो कंपनी पूरे सऊदीया को जो है कवर कर रही है, केएससी है वो पाकिस्तान में कराची को देख रही है। तो ये सारी कंपनी जो है ना, इनमें कंपटीशन कम होता है, तो ये आप लेस कॉम्पिटिटिव देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक साइकिल, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिक्लिकल होती हैं, जिसमें ऑटोमोटिव आ गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग। एक खास सीजन होता है, उसके अंदर जो है ना इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, और उसमें जो है ना ओवरऑल बड़ा अच्छा ये इनको रिटर्न मिलता है। कुछ कंपनीज होती है नॉन सिक्लिकल है, जैसे हेल्थ केयर है, पूरे साल आपको हेल्थ केयर की सर्विसेज चाहिए, यूटिलिटीज पूरे साल आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पूरे साल, आपको गैस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह से कैटेगराइज होगी। ग्रोथ पोटेंशियल, उनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है कंपनीज का, क्या हाईली ग्रोथ है या मेच्योरिटी की तरफ है। मैं बार बार मेच्योरिटी की कंपनीज की बात कर रहा था। तो जैसे हाई ग्रोथ में जहां पर आपकी इनोवेशन, आपकी एक्सपेंशन कंटिन्यूस हो रही है, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बायोटेक्निकल कंपनीज हैं, ईवीज की कंपनीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, आपका जो है एक्वा पावर। तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रेडिशनल में जो है, जो आपकी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल है,
उनका एक खास सेटअप है, खास उसके हिसाब से चल रही हैं, और मतलब उसमें वो मेच्योरिटी की तरफ है, उसमें ग्रोथ रेट जो है ना वो कम है, मगर वो कंपनी बड़ी स्टेबल है क्योंकि उसकी मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है ना मैंने कंपनीज को, मतलब इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया हुआ है कि जिसमें जहां पर हाईली रेगुलेटेड है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, यूटिलिटीज, ये हाईली रेगुलेटेड है, और जो लेस रेगुलेटेड है वो रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि जहां पर ऐसी एज सच रेगुलेशन जो है, रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन जो पेनलाइज करें, वो चीजें इसमें कम होती हैं। तो ये एक हमारे पास टेबल आ गया है, और जब हम फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे, कैश रेशियोज पढ़ेंगे, और लिक्विडिटी रेशियो और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ये सारे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हर रेशियो इंडस्ट्री स्पेसिफिक उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और हमें एक ही डंडी से सबको नहीं हाँकना। मतलब ये चीज मैं कोशिश करूंगा बताने की कि एक रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से जो है वो बहुत अलग हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री के, जब कंपैरिजन करेंगे। और क्यों होगा वो रीजन हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाई अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टेक्नोलॉजी से कंपेयर कराएंगे तो उसका जमीन और आसमान का फर्क आएगा, मगर ये नहीं है कि वो जो है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो है रेशियो गलत, नहीं, वो फिर हम इंडस्ट्री के अंदर जो है ना हम कंपेयर कर रहे होंगे, बजाय इसके कि टू इंडस्ट्रीज को कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मतलब ये स्लाइड्स मेरी खत्म हो गई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से मैंने कवर कर लिया है, और कुछ हाथ भी खड़े हुए हुए हैं। पहले मैं सुल्तान साहब को मौका देता हूँ, फिर अब्दुल रऊफ साहब आपकी तरफ आऊंगा। कोशिश करें कि ऐसा सवाल हो कि सबकी समझ में आए, क्योंकि अभी टॉपिक जो है वो कच्चा है। अच्छा जी, मैंने माइक्रोफोन ऑन किया है जी, सुल्तान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एहसन सलाम। साहब। एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने बहुत मेहनत के साथ और इंतहाई सादा अंदाज में एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। जी सर। अच्छा, दूसरे मैं ये चाह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, जी जी तो पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जी जी एज अ लेमैन, एक जी जी कस्बाती शख्स मेरे जैसा जो एक छोटे से कस्बे में बैठा है, जी जी उसे क्या पता चलेगा कि डीजीकेसी का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? देखिए ना, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए तो चले मैं किसी वेबसाइट पे जाके पीएसएक्स के डाटा से इनके वो निकाल लूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल लूंगा, बट जी व्हेन जी इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जी जी कि भाई आया टीम वर्क है, फ्रेंडली है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, टर्नओवर एम्प्लॉयज का कैसा है, ये जी चीजें जी तो नहीं पता चल पाती हमारे यहाँ। तो इसका क्या उपाय कीजिए? सर 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 पता चल जाती है। जरा सा जो है ना हमें न्यूज के ऊपर, और जितने भी जो वीडियोस आपको जो न्यूज पे मिल रही होती हैं या आपको अखबारों में न्यूज होती है ना, उसके ऊपर जरा सा नजर रखना। बिल फर्स्ट मैं बताऊं, केसी के अंदर रेगुलर स्ट्राइक हो रही है अगर लेबर की, मुझे नहीं पता हो रही है नहीं हो रही, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अगर केसी वाले रेगुलर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनको सैलरी स्टैम्प पे ना मिल रही हो, या और कोई मसला हो। या मैं और कोई मिसाल दूं आपको, और बेहतर मिसाल दूं कि नॉर्मली तो देखिए न्यूज से जो है ना पता चलती है, या फिर मैंने एक्चुअली इसके अंदर पूरी डिटेल में कवर किया था कि किस किस तरीके से जो है सोर्सेस होती है। एक मिनट, मैं अगर वो स्लाइड लेकर आ पाऊँ। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। अरे साहब, इधर तो न्यूज जो है वो बड़े सरमायादार की, बड़ी इंडस्ट्री की जो एडवर्टाइजमेंट्स देती है जी वो जी लगती नहीं है। मतलब बात यह है कि हम तो रह रहे हैं इधर पाकिस्तान में या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे जो मसले मसाइल होते हैं, तो जी और जी एक आइडियल वर्ल्ड में
यूरोप के अंदर या नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे तो बात समझ आती है कि चलो मीडिया में कोई बातें आती हैं। अब यहाँ पे मैंने तो आज तक तो कभी नहीं पढ़ा कि बिफोर या जी जी। डीजीकेसी या टू नेम इट, फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन ही है, हम्म। तो अब आती हैं बैरियर टाउन की खबरें। लेकिन मतलब 2 साल पीछे चले जाइए, 3 साल, कोई पता नहीं था, सब अच्छा था। ठीक है, मैं बात ये देखें, ये अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप उसको जो है ना चीज को कंसीडर करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना है। मतलब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो चीज होती है कि एक मिनट में जैसे मतलब अगर आपको वो चीज इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो इसका मतलब वो ग्रे एरिया है आपके लिए, ठीक है ना। और अगर कोई एनालिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा, तो वो एक ग्रे एरिया है और आपको जो है उसको मतलब वो एक तरह का रिस्क असेसमेंट है। अब अगर तो आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरी अगर कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं, कोई सोशल सर्कल के अंदर हैं, उनको मैं देखूं। मैं खुदा ना खास्ता मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा या मैं कोई इलीगल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मगर मैं उनकी जो है ना वो उनसे कांटेक्ट करूं और उनसे जो है ना एक फीडबैक लेने की कोशिश करूं। ये कोई इंसाइडर न्यूज नहीं है, ये नॉर्मल है। मुझे पता चला कि भाई मेरे मोहल्ले में एक बिलफर्स, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी है बुरी, अगर मुझे केएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या पीआईए में इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मेरे मोहल्ले में या 2 गलियां छोड़कर अगर कोई बंदा रह रहा है पीआईए में, अगर मैं मस्जिद में उससे मिल रहा हूँ, जमात के अंदर मिल रहा हूँ, तो बिलफर्ज सलाम दुआ करके जो है आपको एक फीडबैक मिल जाता है। ये अब एक एक टर्म होती है सोशल इंजीनियरिंग। हो सकता है मैं मुश्किल टर्म यूज कर रहा हूं, मगर ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। सोशल इंजीनियरिंग से जो है ना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, कि यार आप कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई इस तरह से जो है ना बात से बात निकलती है और फिर आप जो है ना उससे जो है ना एक एक चीज ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी किस डगर पे जा रही है। अगर मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ये चीजें केयर भी नहीं करेगा और इतना मेहनत भी नहीं करेगा। मगर जब हम जो जिसके लिए जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, किसी के लिए मिलियंस भी बहुत कौड़ी के चीजें हैं, कुछ लोगों के लिए हजारों भी बड़े मायने रखते हैं। तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है फिर उसको मेहनत करनी है। मेरा काम बस फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करना था कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें देखना चाहिए। अब नहीं देख रहे तो फिर मतलब वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। रऊफ साहब पूछना चाह रहे थे, रऊफ साहब चले गए मेरे हाथ से। और किसी का अगर सवाल है तो ठीक, वरना तो फिर हम सेशन को कंक्लूड कर लें। चलें, इंशाल्लाह फिर हम बुध को जो है मिलते हैं और फिर फाइनेंशियल इश्यूज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी उसको भी आसानी से जो है वो डिस्कस किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। आप जो है ना ये ग्रुप में जो है सवाल भेज दिएगा डाइल्यूशन के हवाले से, तो फिर मैं इसको कोशिश करूंगा कवर करूं, ठीक है। थैंक यू। फिर क्योंकि कल वर्किंग डे है तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टेलीग्राम पे कनेक्ट होने का। हम सेशन को एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।